नमस्कार। कार्यक्रम में ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश के पड़ोसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पड़ोसी ज़िले से आते हैं। और अगर मैं उनकी शख्सियत की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर तो वो हैं ही, लेकिन अगर मैं उनके राजनीतिक वजूद और उनकी शख्सियत की बात करूं तो एक बेहद सरल और एक ऐसे व्यक्ति जो अपने बारे में बात करना या स्वयं से जुड़े हुए विषयों पर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, ये तो मैं नहीं कहूँगा उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो मितभाषी हैं, कम बोलते हैं और कोशिश उनकी ये रहती है कि वो ना बोलें, जो भी बोले उनका काम बोले। जो चुनाव मध्य प्रदेश में वाटरलू माना गया, पानीपत की लड़ाई माना गया, उस उपचुनाव के वो भी एक अहम किरदार रहे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वो बहुत ही करीबी नेताओं में शुमार होते रहे हैं। तो मुलाकात करिए डॉक्टर प्रभु राम चौधरी साहब से। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। जी धन्यवाद साहब। चौधरी साहब, मैं जानता हूं आप कम बोलते हैं, मितभाषी हैं। पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। राजनीति में हमने देखा है कि लोग बहुत बोलते हैं। कई बार तो माफ़ कीजिएगा कि ये कहा जाता है कि हम पत्रकारों से अपेक्षा रखी जाती है कि शरद जी थोड़ा सा उनको देखिएगा, बहुत अधिक बोलते हैं, वो थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करिएगा इंटरव्यू में। लेकिन आपके साथ तो बड़ी कठिनाई ये होती है कि हमें लगता है आप बोलते ही नहीं। शुरू से आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव यही रहा, आप संकोच करते रहे हमेशा। तो राजनीति की राह में कभी कठिनाई नहीं हुई आपको? नहीं, मैं शुरुआत से ही, जब से मैं राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या घरेलू परिवेश में भी, मेरा हमेशा ध्येय काम पे रहा है जी। जो बोलो वो करो। अगर हम बोलें और वो ना कर पाएं, इससे बेहतर है कि हम बोलें ही ना, जो बोलें वो करें। जनता का विश्वास भी उस पर, एक ऐसे जनसेवा के रास्ते पे हम चलते हैं जो चारों तरफ से जनता हमारे ऊपर निगाहें रखती है कि हम क्या बोल रहे हैं। जी। तो हम बोल रहे हैं। ऐसे चुनाव के टाइम में भी कई ऐसे प्रदेश से आए लोगों ने कहा मुझसे कि ये आप बोल दीजिए जिससे आपको वोटों में इजाफा होगा। मैंने कहा नहीं, जो मैं नहीं कर पाऊंगा वो नहीं बोलूँगा। चाहे वोट जितने ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन मैं वही बोलूँगा जो मैं करने की मैं रखता हूँ कि हाँ मैं इसको कर पाऊँगा। मेरे को अपने आप में एक विश्वास अपने आप में होना चाहिए कि इस काम को हम कर पाएंगे। तो काम पे मैं अधिक विश्वास देता हूँ। बात ही बात करने से तो काम चलता नहीं है ना। बात करो लेकिन काम भी हो तो लोगों में भी विश्वास बढ़ता है, और वही ध्येय से मैं हमेशा चलता रहा। ये बात तो आपने बड़ी लाजवाब कही है, बल्कि मैं कहूँगा कि 100% की बात है ये, कि आप जो कर नहीं सकते वो बोलिए मत। और राजनेता के लिए मुश्किल ये है कि वहाँ तो आपको बोलना भी है, कई बार लोग लुभावन वादे भी करने हैं। हमने ये भी सुना कि आपके करीबी जो लोग हैं, जो आपका कैंपेन देखते हैं, आपके चुनाव प्रचार से जुड़ते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, उनको कई बार बड़ी कष्ट तकलीफ़ हो जाती है। वो आपस में चर्चा करते हैं, आपसे भी झुंझलाते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो ये चीज़ बोलते ही नहीं हो, अब बड़ी मजबूरी है, कहना है, एक लहर पैदा करनी है चुनाव के पहले। आप उनको कैसे हैंडल करते हैं कि भैया? नहीं, लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे जो भी मेरे करीब मित्र रहे हैं या सहयोगी भी रहे हैं, लंबे समय से जो मेरे साथ जिसका संबंध बना है वो लगभग आज तक भी मेरा बना हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो कई गलतफहमियों के कारण अगर मुझसे कभी भी अलग हुए हों। मैं उनको समझाता हूँ। आज ही की बात है, आज लोग मेरे पास आए, कुछ ऐसे मेरे सामने मुद्दे रखे कि इसमें करो। मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, मैं सच ये बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं हो सकता। मैं ये भी बोल सकता था कि ठीक है मैं देखूंगा, और फिर आप 3 बार मेरे पास आते हो, 3 बार के बाद फिर आपको ये लगता कि ये तो काम नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि जो नहीं हो सकता है तो हम पहले बताएंगे तो कम से कम वो परेशान भी नहीं होगा। तो लोगों को मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि नहीं, हमको सच्चाई ज़रूर सामने रखनी चाहिए। थोड़ी सच्चाई कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए लोगों में विश्वास होता कि नहीं, जो कहा था वो सही कहा था, गलत नहीं कहा। एक चीज़ ये बताइए पूरी ईमानदारी से हमको कि सांची बड़ी टफ सीट मानी गई थी, तो ये एकदम से ये पलटा कैसे खाया गया? अगर मैं मानूं कि टफ सीट थी, क्योंकि मीडिया में भी ये परसेप्शन था
और ये भी माना जा रहा था कि प्रभुराम चौधरी जी को वहाँ मुश्किल आएगी, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी और उनकी टीम के लिए कथित रूप से, मैं नहीं कहता उसमें कितनी सच्चाई है, हालांकि पार्टी की तरफ से नोटिस मिलने की बात भी सामने आई, लेकिन ये कहा गया कि उस तरफ से जैसा सहयोग और समर्थन मिलना था आपको नहीं मिला। अब जो भी चुनाव में हुआ वो सब आपके सामने है, जनता के सामने है, लेकिन हमने तो शुरुआत से भी प्रयास किया था। उस बीच में मैं कोरोना से संक्रमित रहा, लगभग 20 दिन से अधिक तो मैं चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से और क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद था, क्षेत्र के अनेक गांव में लोगों ने पूजन की, अर्चना की, मंदिरों में गए और मेरे स्वस्थ होने की कामना हुई। उससे मेरा और भी मनोबल बढ़ा और जितना मैं पिछले इलेक्शनों में क्षेत्र में भ्रमण कर पाता था उतना इस बार मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सांची विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी। सब लोगों ने पूरा सहयोग किया, समर्थन किया और जनता ने मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर विश्वास किया। जो देश में 301 उपचुनाव चल रहे थे, जिस 301 में मुझे प्रथम नंबर पर लाया, जिससे मैं तो उस जनता का हमेशा बिल्कुल आभारी रहूँगा और आज नहीं, मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और जितना मैं कर सकता हूँ पूरी जी जान लगाकर मेरा प्रयास है कि सांची विधानसभा क्षेत्र के जो काम हैं, विकास के कार्य हैं या उनकी खुशी के जो कार्य हैं, मैं जितना उनके काम आ सकूँगा वो भी कम ही पड़ेगा। आपके बड़े भाई, आपके मित्र डॉक्टर शेजवार जी ने बधाई दी आपको जीत के बाद? अब वो तो मैंने उनसे इलेक्शन के पीरियड में काफ़ी मुलाकात भी की, कोशिश भी की। वो कॉलेज में भी मेरे सीनियर थे, राजनीति में भी सीनियर थे। मैंने कई मंचों से भी ये बात मैंने बोली, तो उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ, उस चीज़ में मैं जाना भी नहीं चाहूँगा कि क्योंकि इन सारी बातों का बीती ताही बिसारी दे और आगे की सुधी ले। अब आगे की तरफ आपको देखना है। मध्य प्रदेश, डॉक्टर साहब आप खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप समझते हैं मध्य प्रदेश की चुनौती को। मध्य प्रदेश कई मोर्चों पर कई चुनौतियों से सेहत की जूझ रहा है, लेकिन पेंडेमिक में मेडिकल टीम को बधाई मध्य प्रदेश की बेहिचक देनी चाहिए कि उसने बहुत अच्छे से अपने संसाधनों का उपयोग भी किया और जो सीमित संसाधन थे छोटी छोटी जगहों पर मेडिकल अमले ने काफ़ी अच्छा काम किया और यही वजह है कि उनके न सिर्फ सम्मान में और वृद्धि हुई है बल्कि कई जगह उनके सम्मान में कार्यक्रम भी हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी क्या चुनौतियां आप कोरोना काल में अभी भी देखते हैं? हालांकि हम वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या ये कोरोना हमारे लिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के लिए एक वरदान इस मायने में रहा कि हमने अपनी कमजोरियों को करीब से देखा और अपने को और मजबूत करने की तरफ हम बढ़े? देखिए, इस संबंध में जो कोरोना की महामारी दुनिया में चल रही, देश में चली, मध्य प्रदेश में चली, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस महामारी के दौरान भी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की। उसको आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए उसी दिन से प्रयास शुरू कर दिए थे और एक पूरा रोड मैप उसका तैयार किया गया है और उसमें अनेक प्राथमिकताएं उन्होंने रखी हैं। सुशासन, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें उसमें रखी हैं। उसमें स्वास्थ्य भी है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस समय कोरोना महामारी काफ़ी चल रही थी। प्रदेश के लोगों में भी एक चिंता का विषय था, लेकिन उन्होंने शपथ लेने के बाद तत्काल वल्लभ भवन में पहुंचकर और कोरोना की समीक्षा की। और उस समय की जो स्थिति थी, हम देखें तो एक दिन में हम लोग 100-200 से ज़्यादा टेस्टिंग की हमारी कैपेसिटी नहीं थी। उस कैपेसिटी को ही नहीं बढ़ाया। लगातार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुझे जब से जवाबदारी मिली, मैंने या मुझसे पूर्व में भी जो काम किए हैं वो मध्य प्रदेश की जनता के सामने है, आपके सामने है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किल कोरोना अभियान चलाया, डोर टू डोर
सर्वे किया, घर घर में जाकर जो भी पॉजिटिव केस मिले आइडेंटिफाइड किए, उनको सबको जो सुविधाएं हम लोग दे सकते थे। हॉस्पिटलाइज में भी उस समय हॉस्पिटल के क्षेत्र में जहां आईसीयू नहीं थी, जिलों में हर जिले में आईसीयू के बेड हम लोगों ने बढ़ाए। मध्य प्रदेश में टेस्टिंग की बढ़ाई। आज मैं तो भगवान का शुक्र भी करता हूं और उन सभी हमारे डॉक्टर और जितने भी हमारे मेडिकल के स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्कर, उन सबको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस महामारी में अपने परिवार को छोड़कर रिस्क लेकर उन्होंने इस प्रदेश के लोगों की सेवा की। और जो इस प्रदेश में आज तक की तारीख में 2,55,000 लोग संक्रमित हुए, उसमें से 2,48,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। आज मात्र लगभग 2700 के करीब हमारे पेशेंट आज कोरोना के पॉजिटिव बचे हैं, उसमें से भी आधे लोग अपने घर पर ही हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं पिछले समय में हम लोगों ने कोरोना की रोकथाम के लिए, लोगों के उपचार के लिए की, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की जो अन्य जो हमारी सुविधाएं थी लोगों को, उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है और उसके संबंध में भी हम लोगों ने काम किया है। मैं बीच में माफ़ कीजिए, आपको रोकना चाहूँगा। यह आपने कैसे किया डॉक्टर चौधरी? बड़ा अचीवमेंट है कि 1 करोड़ से ज़्यादा कुछ कार्ड बने थे और 3 महीने में दुगना कर दिया आपने इसको, लक्ष्य को। किस तरह से पूरी टीम का ओरिएंटेशन हुआ? क्योंकि ये काफ़ी आमतौर पर सरकारी अमला इतनी चुस्ती फुर्ती से काम कम ही करता नजर आता है। नहीं, मैंने इस विभाग की इसकी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मैंने खुद ने समीक्षा की और उसके 1 हफ्ते के बाद ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसकी समीक्षा की और उन्होंने भी इसमें गति दी। प्रशासन को भी उन्होंने सबसे बातचीत की, जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत की। हमने भी सारे ज़िले के जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, सब लोगों से, जो हमारे निचले के अमले हैं, उन लोगों ने प्रयास किए और लगातार इसमें हम लोगों ने काम किया है, जिसका फ़ायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। और अभी ये अभियान हमारा चल ही रहा है। टेलीमेडिसिन के बारे में आप? टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी हम लोग जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से बनाने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और जो रोड मैप तैयार किया है, उसमें हम लोग जो हमारे मध्य प्रदेश में 10,000 करीब जो सब सेंटर हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको हम टेलीमेडिसिन की सेवाओं से जोड़ना चाहते हैं। वहाँ दवाइयाँ उपस्थित रहें हर उप स्वास्थ्य केंद्र में। दवाइयों के अलावा वहाँ एक CHO की पोस्टिंग हम कर रहे हैं, जो प्रारंभिक इलाज वहाँ कर सकता है। अगर कल मैं कहूँ कि पिछले समय अगर हमें आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाना पड़ता था किसी को, एनीमिक पेशेंट के लिए, तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन अब अगर जब ये हमारे टेलीमेडिसिन सेवाओं के अंतर्गत हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर CHO होगा, तो वहीं पर उसको इंजेक्शन लगेगा, वहीं पर कब तक आपने ये लक्ष्य रखा है कि कब तक CHO की पोस्टिंग और ये कब ये तक? हम लोगों ने जो रोड मैप 2-3 साल का किया है, उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे लगभग 4,000 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र को हम लोगों ने उसमें जोड़ दिया है। 3,000 और हम इस लक्ष्य हमारा है कि हम मार्च तक पूरा कर सकें। बाकी बचे हुए अगली साल में करेंगे। जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने स्पेशलिस्ट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक हब बनाया है, जिससे अगर उप स्वास्थ्य केंद्र के CHO को अगर कोई बात समझ नहीं आती है, उसको कोई केस ऐसा आया, तो वो सीधा अपने ई-संजीवनी के माध्यम से वो सीधा वहाँ डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात कर सकता है। और हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं, उसका भी एक हब बनाया गया है। अभी मैंने इलेक्शन के पहले ही 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जो भोपाल डिवीज़न के थे, उसमें भोपाल के एम्स से उनने टेलीमेडिसिन की सेवाओं से उनको जोड़ा था। स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक सरल और सुलभ एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास जारी है। एक चीज़ और जो कही जाती है डॉक्टर साहब कि चिकित्सक को जितना एक्सपोजर मिलता है, जितना उसका अनुभव व्यापक होता है और वो आधुनिक तकनीक चिकित्सा की, आधुनिक औषधियों की जानकारी देश दुनिया की उसके पास होती है, उतना वो बेहतरीन अपने हुनर में, अपने काम में होता जाता है।
मध्य प्रदेश के जो चिकित्सक हैं इनको इस तरह का एक अनुभव हो, क्योंकि अब हम टेलीमेडिसिन की दुनिया में हैं। अब अमेरिका में बैठा कोई डॉक्टर भोपाल में या गंज बासौदा में या वहाँ भी सीधे कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए बहुत आसानी से कनेक्ट होकर बात कर सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं कि इसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए? ये जो टेलीमेडिसिन की सेवाओं की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर लेवल के बाद हब डिस्ट्रिक्ट में बनाया, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अगर कोई टेलीमेडिसिन की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए जो बड़ी कंपनियां जो आई हैं, जो देश विदेश में जिनने काम कर सका है, उनका हब हैदराबाद में या जयपुर में या जहाँ भी जो बड़े बड़े लेवल की हैं, तो वहाँ के स्पेशलिस्ट की सेवाएं भी हम लोग उसमें ले पाएंगे, उसका पूरा एक्सपोजर होगा। चिकित्सकों का आपस में एक सघन संवाद भी होगा, होता रहेगा, मार्गदर्शन लेते रहेंगे, अपनी राय रखते रहेंगे, और इससे फ़ायदा तो निश्चित तौर पर होगा। निश्चित रूप से। और हम लोग बीच बीच में हमेशा इसकी आपस में डॉक्टरों की एक ट्रेनिंग भी होती रहती है। अगर कोई भी नई चीज़ अगर वो आती है तो उसका पूरी जानकारी हमारे डॉक्टर्स को हो, चाहे हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारे नर्सेज हैं, उन सब के लिए भी अभी हम लोग इसमें अभी हम 5 तारीख को एक सांस अभियान के अंतर्गत एक ट्रेनिंग और शुरू करने जा रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई है, निमोनिया से जो जुड़े हुए हैं, जो पीडियाट्रिक्स हैं, तो उससे भी लोगों को हम प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में इसी तरीके से ये 5 फरवरी को आप कहाँ कर रहे हैं? ये 5 फरवरी को ही भोपाल में ही हम उसकी एक ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद उसमें ट्रेनर जो हैं वो बाहर से भी आएंगे, और उसके बाद हम इसको और निचले स्तर तक भी लेकर जा रहे हैं। राजनीतिक कुछ सवालों की तरफ मैं आता हूँ आपकी तरफ। राजनीति में हमेशा आसानी ही नहीं है, आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, मुश्किलें भी बहुत होती हैं, और मुश्किलें आती हैं और आपके प्रतिद्वंद्वी और आपके पॉलिटिकल राइवल्स जो होते हैं वो भी खड़े करते हैं। रिसेंटली आपकी जो जीवन संगिनी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य के पद को लेकर कुछ आरोप लगे कि कुछ वरीयता क्रम का उल्लंघन करके उनको नियुक्ति मिली है। क्या आप मानते हैं कि ये आपके राजनीति में होने की वजह से, आपके स्वास्थ्य मंत्री होने की वजह से आपको टारगेट किया गया, या फिर इसके पीछे कुछ और कोई कहानी दिखती है आपको? नहीं, इसमें ये सिर्फ राजनीतिक बात के अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उनका स्केल जॉइंट डायरेक्टर का है, और उनको आज प्रमोशन की बात की गई कि साहब उनको प्रमोट करके बना दिया गया। आज तो जो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आज तो प्रमोशन कहीं हो नहीं रहे, और प्रभार जहां दिया गया है, जो भी पोस्ट लंबे समय से खाली, उसमें कहीं कोई प्रतिस्पर्धा वाली ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही ऐसी कोई है कि कोई परमानेंट एक चार्ज देके आज बहुत सारे विभागों में पोस्टों की वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो वहाँ प्रभार देकर जब तक कि न्यायालय का पूरा निर्देश नहीं मिल जाता है, तो सरकार का काम भी चलना है, लोगों का भी काम चलता रहे और सेवाएं भी प्रभावित ना हो, ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है कि जो कहीं किसी का पीछे किया हुआ हो, किसी को आगे किया गया हो, या किसी को प्रमोशन दे दिया होगा। तो ये प्रमोशन का मसला नहीं है, एक प्रभार दिया गया है, और बाकी जब सारी नियमावली स्पष्ट होगी, जब सारा परिदृश्य साफ होगा, तो बाकी उसके हिसाब से फैसले होंगे। जी, ये बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश में ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं, उनमें से कुछ लोग तो बीजेपी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि शायद उनको अभी थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही है, लेकिन आपके बारे में रिपोर्ट अच्छी है, और कहा जाता है कि प्रभुराम चौधरी जी ने बहुत तेज़ी से बीजेपी की रीति नीति को समझा है, क्योंकि मूल रूप से भी आपके बारे में जैसा हम जानते हैं और जैसा हमने कहा भी आरंभ में कि आप सरलता से और काट छांट की राजनीति से दूर रखते हैं। फिर भी आप क्या कहेंगे कि आपके वो साथी जो थोड़ा सा भी अपने को समावेशीकरण करने में कुछ पीछे छूटते हुए दिखे हैं, अभी कर लेंगे, उनको भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये प्रोसेस कितनी आपके लिए भी चुनौती रही कि कांग्रेस से बीजेपी में आके बीजेपी की रीति नीति को गले लगाना, अपनाना, कितना सरल, कितना चुनौतीपूर्ण, कितना कठिन क्या रहा आपके लिए? नहीं, अब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता
ली है और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है और जनसेवा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जिस तेज़ी के साथ में मैंने देखा है पिछले 7-8 महीने के दौरान जनता की सेवा के लिए, चाहे हम किसानों की हम बात करें, चाहे हम गरीबों की बात करें, चाहे हम महिलाओं की लिए रोजगार देने की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, जिस तेज़ी के साथ में वो काम कर रहे हैं और जनसेवा का जो है उससे काम करने में को हमको लोगों को भी एक अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि जनता ने जिस जनता चुनकर भेजती है, जनता जिस पर विश्वास करती है उसे खरा उतरना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि मैंने पिछले समय में जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अनेक विकास के कार्य सांची विधानसभा क्षेत्र में हमने उनको क्रियान्वयन कराया। उन लोगों के लिए वहाँ विकास के काम हम लेके गए, चाहे सड़कों की हम बात करें, चाहे सिंचाई योजनाओं की हम बात करें, चाहे दूसरे क्षेत्र में हम बात करें, चाहे हम लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेला लगाने की बात करें, या किसान कल्याण निधि से। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में विकास की गति और अधिक तेज होती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से विकास की गति तेज है और अच्छा काम कर रहे हैं और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देख सकते हैं कि आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा तो 64,000 मतों से ऐतिहासिक जीत उस जनता ने ही दिया है, जनता ने सहयोग किया है, ये इस बात का प्रमाण है। जी, क्या आपने और देखा है, क्योंकि आपका क्षेत्र अपेक्षाकृत एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है जहां समाज का गरीब तबका, कमज़ोर तबका काफ़ी अधिक संख्या में है, तो क्या आपकी योजना है कि क्योंकि वहाँ दुनिया में ही नहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, अगर हम सांची की बात करें, और सांची में बौद्ध टूरिज़्म के अलावा खेती को लेकर भी काफ़ी नवाचार की संभावनाएं हैं, इस तरह के प्रयोग भी कुछ किसानों ने वहाँ किए हैं, तो आप किस तरह से, एक सपना आपका है कि सांची को मुख्य धारा की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए, एक बहुत ही विकासशील विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए क्या दृष्टि और सोच है आपकी? निश्चित रूप से मैंने चुनाव में भी कहा है और चुनाव के पहले भी मेरा ये हमेशा मन में रहा है और मेरा ध्येय रहा है कि मेरा सांची विधानसभा क्षेत्र एक विकसित क्षेत्रों में गिना जाए, ये मेरे मन की अभिलाषा भी है और उसके लिए मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूँगा। लगातार मेरा प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, वो अपने परिवार का, उस क्षेत्र का, अपने गांव का, शहर का, ज़िले का नाम रोशन करके अग्रसर बढ़ सकें, उसके लिए भी मेरा कोशिश जारी है। किसानों के लिए भी हमारा लगातार सिंचाई के साधन भी हम बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, जो सड़कों का जाल भी हम बिछाना चाहते हैं, छोटे छोटे गांव चाहे मजरे हों या टोले हों, वो सड़क से जुड़ें जिससे लोग आसानी से आ जा सकें। और आज मैं मुख्यमंत्री शिवराज जी के मंत्रिमंडल में मुझे स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी दी गई है, तो उसको तो मेरा प्रयास है कि मैं इसको जन जन तक, वहाँ के लोगों तक, चाहे हम आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे हमारे अस्पतालों में सुविधाएं हम देने की बात हो, उसका विस्तार करने की बात हो, उसके लिए भी मेरा प्रयास है। और जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए रोज़गार मिल सके, उन्हें काम मिल सके, खेती में उत्पादन उनकी क्षमता बढ़ सके, इसके लिए लगातार हमारी कोशिश है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, सांची विधानसभा क्षेत्र का विकास भी पीछे नहीं रहेगा। आखिरी सवाल कर रहा हूँ चौधरी साहब, आपने बड़ी तेज़ी से बीजेपी की रीति नीति को अपनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस पूरी बातचीत में मैंने देखा कि 4-5 बार आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम जिस सहज तरीके से लिया है, आपके जिनके साथ आप राजनीति में कदम ताल मिलाकर चले और जिनकी आपके राजनीतिक करियर को भी आगे बढ़ाने में भूमिका रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
उनकी भूमिका आप मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह देखते हैं? क्योंकि वो भी बहुत समझदारी से, बहुत सुविचारित तरीके से आगे बढ़े हैं। ना उन्होंने हस्तक्षेप की राजनीति को चुनते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है कि बार बार वो दखल दें, बार बार वो बात करें। लोगों ने बड़ी टीका टिप्पणी की, मीडिया में भी चर्चा रही कि सिंधिया जी बीजेपी में धीरे धीरे अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। और अब ये भी माना जा रहा है कि केंद्र में भी अगला जो फेरबदल होगा उसमें उनका स्थान, ये हालांकि मुख्य प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनको उसमें जगह जरूर मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया जी जिस तरह चलते रहे, आप महसूस करते हैं उनका वो दर्जा बिल्कुल वैसा ही है या उससे और अधिक बड़ा है, या आपको लगता है कि अभी कुछ और संतुलन की ज़रूरत है? देखिए शरद जी, जिस तरीके से आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, आदरणीय सिंधिया जी के मुझे करीब रहने का सौभाग्य भी मिला है और उनका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर आज भी मिलता है और हमेशा पहले भी मुझे मिलता रहा है। उनकी जो हमेशा दिल की जो भावना रही है जनता की सेवा, जन सेवा को उन्होंने प्राथमिकता दी है, चाहे वो मंत्री पद पर रहे हों, चाहे सांसद रहे हों या सांसद नहीं रहे हों, हमेशा मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, उनके सुख दुखों में शामिल होने के लिए लगातार उनका संपर्क रहा है। वो कहीं भी रहे हों, लोगों की जो जिस तरीके से प्रदेश के लोगों की, गरीबों की, किसानों की वो चिंता करते हैं, हमेशा उनका ध्येय रहा है। उनको मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उनको कभी पद की लालसा रही है। उनका हमेशा यही चिंता रहती है कि मेरा प्रदेश, मध्य प्रदेश की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे, उनके लिए कितनी सेवा कर सकते हैं। और जनसेवा का मार्गदर्शन भी उन्होंने हमें भी दिया है, लोगों के लिए। उसी मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान उनका है वो हमेशा करते रहते हैं। हम देखते हैं कि अब भी देखते हैं कि समय समय पर वो आते रहते हैं, या जब भी कोई भी बात ऐसे मध्य प्रदेश के लोगों की आती है, जनता के बारे में बात आती है, वो उसको ज़रूर केंद्र सरकार से और मध्य प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके और हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो एक बहुत आप मानते हैं कि एक बहुत समन्वय की भूमिका उनकी है और आगे भी उनकी ये भूमिका बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब इस बातचीत के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।